पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन। तो अपन ने पहले शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में बात किया था। इससे अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर शोल्डर जॉइंट है जो कि स्केपुला और जो ह्यूमरस का जो हेड होता है ना वो मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो मान लो कोई ट्रॉमा हो गया या फिर इस तरह की कोई कंडीशन होगी जिसमें कोई पर्सन गिर गया, इस तरह से फॉल हो गया है, तो उस कारण से जो ये जॉइंट है ना यहाँ पर, तो ह्यूमरस का उस कारण से डिसलोकेशन हो जाएगा। वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। और इसका डिसलोकेशन अपन को कॉमनेस्ट जॉइंट है ये डिसलोकेशन का जो अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड है वो बड़ा होता है और जो स्केपुला का जो ग्लेनोइड कैविटी होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है, इसलिए डिसलोकेट जल्दी हो जाता है। तो अपन इसका देख लिया था, इसका मैकेनिज्म देख लिया था कि किस तरह से गिरता है, तो किस तरह की वो अपन को देखने को मिलता है डिसलोकेशन। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा था एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इस तरह के अपन ने 3 डिसलोकेशन देखे थे। तो क्या अपन ने यहाँ पे कर लिया था, ये अपनी पहली वाली वीडियो में अपन ने ये सब डिस्कस किया था। और अब अपन पढ़ेंगे शोल्डर डिसलोकेशन का अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसके डायग्नोसिस अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, एक है ऑन एग्जामिनेशन। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में क्या होते हैं, जो मान लो अपन डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया, तो जो पेशेंट की एंट्री होगी तो किस तरह से होगी। जो पेशेंट है उसका जो शोल्डर है वो अबडक्टेड पोजीशन में रहेगा और उसका एल्बो है वो सपोर्ट करेगा अपने ऑपोजिट हैंड से। मतलब जिस हाथ में उसको चोट लगी है ना, जिस शोल्डर में, उसके ऑपोजिट हैंड से वो अपना एल्बो को पकड़ेगा जिसका, ताकि उसका जो ह्यूमरस है वो सीधी रह पाए। ओके। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसको कोई हिस्ट्री में कोई ट्रोमा वगैरह तो नहीं हुआ था, मतलब वो फॉल हो गया जिस कारण से आउट स्टेज हैंड के कारण, और उसको कोई इंजरी हो गई है। तो अपन देखेंगे अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो उसके अंदर पेन होगा और जो उसका जो शोल्डर का जो मूवमेंट है ना वो पूरी तरह से कर नहीं पाएगा पेशेंट। तो अपन देखेंगे उसके अंदर कि पेशेंट किस तरह से अपने पास आ रहा है और उसको किस जगह पे पेन है और कौन से मूवमेंट है वो ठीक से कर नहीं पा रहा है। उसके बाद आता है ऑन एग्जामिनेशन। अपन एग्जामिनेशन करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा ना, तो पेशेंट कीप हिज आर्म अबडक्टेड। ओके। और उसके बाद अपन चेक करेंगे, जो मान लो ये अपना शोल्डर है, सॉरी, ये यहाँ पर ह्यूमरस है और यहाँ पे शोल्डर जॉइंट प्रेजेंट है। तो जो ये ह्यूमरस का जो हेड है ना वो नीचे खिसक जाएगा। तो ये कंडीशन अपन को इस तरह से देखने को मिलेगी, नीचे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर पहले राउंड था लेकिन यहाँ पे अपन को अब फ्लैट देखने को मिलेगा, क्योंकि ह्यूमरस का हेड नीचे आ गया ना, इस कारण से। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है नॉर्मल राउंड काउंटर जो यहाँ पर बन रहा था ना वो लॉस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा और वो फ्लैटेंड बन जाएगा, मतलब थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। और अपन को उसके अंदर नोटिस करेंगे उसका जो फुलनेस होगा, क्योंकि ये निकल के थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, क्लेविकल के वहाँ आसपास आ जाएगा, तो जिस कारण से अपन को वहाँ पर फुलनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमरस का हेड आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नोटिस फुलनेस। अपन को फुलनेस नोटिस करना है बिलो द क्लेविकल। जो क्लेविकल प्रेजेंट होती है ना यहाँ पर, तो वहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो अपन को उस जगह पे थोड़ा फुलनेस लगेगा। उसके बाद फेल्ड बाय रोटेशन द आर्म। ठीक है। उसके बाद अपन इसके अंदर 2 टेस्ट करवाते हैं, किसके अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर। तो इन दोनों टेस्ट से अपन डायग्नोस करेंगे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर को। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जिस पार्ट में मान लो ये दोनों तरफ के शोल्डर्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे शोल्डर्स है, तो ये हैंड है। ठीक है। तो मान लो इस जगह पे डिसलोकेशन हुआ है इस वाले साइड पर, तो जो ये वाला जो हैंड होगा ना वो अपने इस वाले शोल्डर को टच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ यही होता है दूरगास टेस्ट। यहाँ पे ऐसे दूरगास टेस्ट से अपन कहते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट आता है, वो होता है हेमिल्टन रूलर टेस्ट। तो रूलर का मतलब एक स्केल अपन समझ सकते हैं ना। तो उसके अंदर क्या है, जो अपन ने देखा कि यहाँ पर इसकी फ्लैटनेस हो रही थी, ये पहले यहाँ पर राउंड राउंड कुछ अपन को फील होता था लेकिन ये फ्लैट हो गया। तो यहाँ पर इसी बात के बारे में बात करेंगे कि जो शोल्डर है ना फ्लैट हो गया है। तो प्लेस अ रूल ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म। तो ये मीडियल साइड हो गया और ये वाला पास साइड हो गया लेटरल साइड। तो यहाँ पर अपन एक रूलर प्लेस करेंगे। उसके बाद टच द एक्रोमियम एंड लेटरल कॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस। तो इस कारण से क्या होगा ना, जो कि डिसलोकेट हो गया है, तो जो रूलर है ना वो टच करेगा एक्रोमियम को एंड लेटरल कॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल कॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस को टच करेगा और एक्रोमियम को टच करेगा, क्योंकि वो फ्लैटेंड हो गया। अगर ये यहाँ पर राउंड होता तो ये किसी चीज़ को टच नहीं करता, ये तो ऐसे बिल्कुल सीधा रहता रूलर।
तो यहाँ पर यही एक टेस्ट होता है, इस तरह से अपन उसको टेस्ट कर सकते हैं। पहला तो हो गया कि अपन जो इस पार्ट में इंजरी हुई है ना उसके दूसरे वाले शोल्डर को टच कराएंगे इस वाले हैंड से, और दूसरे में हो गया रूलर टेस्ट, क्योंकि नीचे आ जाएगा ना तो यहाँ पे अपन इस तरह से रूलर लगा के देखेंगे, क्योंकि यहाँ के जो कफ राउंड काउंटर थे ना वो फ्लैट हो गया है। उसके बाद आता है कि अपन इसको एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन अपन एक्सरे के थ्रू भी कर सकते हैं और सिटी स्कैन करवा के भी कर सकते हैं। और एक्सरे में अपन कौन से एक्सरे करवाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे अपन करवाएंगे इस व्यू से, और सम टाइम अपन एक्सिलरी व्यू से भी एक्सरे करवाते हैं। और फिर यहाँ पे बात आती है पोस्टीरियर डिसलोकेशन की। तो जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है ना इसको अपन ठीक से देख नहीं पाते, तो अपन इसके लिए सीटी स्कैन वगैरह भी करवा सकते हैं। तो डायग्नोसिस के कौन कौन से थ्रू हो गए, एक तो हो गए प्रेजेंटिंग कपलेट्स जो अपन देख के पता लगा लेंगे। उसके बाद है ऑन एग्जामिनेशन में अपन कुछ एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे दुर्गास टेस्ट, कुछ रूरल टेस्ट अपन करेंगे। उसके बाद अपन एक्सरे करवा के और सिटी स्कैन करवा कर भी डायग्नोस कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट कि डिसलोकेशन हो गया है शोल्डर का, तो उसका अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अक्यूट डिसलोकेशन में क्या होगा, अपन रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन की कुछ टेक्निक्स होती है जो कि अपन यहाँ पे देखेंगे, नीचे 2-3 टेक्निक्स होती है जिसको अपन पढ़ेंगे। तो अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं सेडेशन एंड जनरल एनेस्थेसिया देकर, ओके। और फिर उसके बाद कर देते हैं इसका इमोबिलाइजेशन, ताकि जो रिडक्शन किया ना वो एक जगह पर रहे। तो इमोबिलाइज कर देंगे, चेस्ट आर्म बैंडेज उससे देंगे अपन 3 वीक्स तक अपन उसको चेस्ट आर्म बैंडेज देंगे, इमोबिलाइजेशन कराएंगे। उसके बाद उसको रिमूव करने के बाद अपन उसके शोल्डर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या हुआ, रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड शोल्डर एक्सरसाइज। अब उसके बाद आती है टेक्निक्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन। तो इसके अंदर अपन देखेंगे 2 टेक्निक्स, कोहर्स मैनोवर एंड हिप्पोक्रेट्स मैनोवर। ये 2 तरह की टेक्निक्स होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि अपन पढ़ेंगे। पहला तो है ट्रैक्शन अपन देंगे, उसके बाद इंटरनल रोटेशन करवाएंगे, उसके बाद अबडक्शन करवाएंगे, उसके बाद इंटरनल रोटेशन करवाएंगे, ओके। अगर आप इसकी किसी और जगह पे वीडियो देखोगे या फिर पिक्चर देखोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये जॉइंट है, ये इस तरह से है, तो अपन इसका ट्रैक्शन करवाएंगे, मतलब इसको दोनों तरफ से खींचेंगे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, तो इसे अपन कहते हैं ट्रैक्शन। तो अपन ट्रैक्शन कब कैसे करवाएंगे कि मान लो ये यहाँ पे शोल्डर जॉइंट और यहाँ पे एल्बो है, तो अपन इसको पहले इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे एल्बो हो गया, यहाँ पे शोल्डर हो गया, यहाँ पे अपन ने दिया है ट्रैक्शन। तो जो एल्बो है ना इसको अपन को रखना है राइट एंगल पर रखना है। उसके बाद अपन ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द होमरल, जो होमरल है ना उसके लॉन्ग एक्सिस पे अपन ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। एल्बो तो ऊपर चला गया राइट एंगल में। उसके बाद अपन करवाएंगे एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन मतलब रोटेशन करवाएंगे एक्सटर्नली, मतलब बाहर की तरफ उसका रोटेशन करवाएंगे। उसके बाद अपन करवाएंगे अबडक्शन। एक्सटर्नल रोटेशन आर्म को एक्सटर्नल रोटेट कर दिया अपन ने यहाँ पर। उसके बाद कराएंगे अबडक्टेड बाय कैरिंग द एल्बो, एल्बो को कैरी करके उसका अबडक्ट करवाएंगे क्रॉस द बॉडी टूवर्ड्स द मिड लाइन, ओके, इस तरह से। उसके बाद अपन कराएंगे इंटरनल रोटेशन, हैंड फॉल्स अक्रॉस द अपोजिट शोल्डर। जो हैंड इस तरह से था यहाँ पर बॉडी है, तो इस तरह से इस पर इसका इंटरनल रोटेशन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैनोवर आता है वो है हिप्पोक्रेट्स मैनोवर। तो उसके अंदर क्या होता है, जो सर्जन है वो अप्लाई करते हैं फ्रेम एंड स्टडी पुल ऑन द सेमी अबडक्टेड आर्म करके उसको पुल करेंगे। उसके अंदर क्या होता है ना, फुट इज द एक्चुअली अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। तो ये मान लो पेशेंट है जो इस तरह से लेटा हुआ है, यहाँ पर इसका एक हैंड ये है और एक हैंड ये वाला है, जिसका अपन को डिडक्शन करवाना है। और जो ये शोल्डर है ये डिसलोकेट है, तो जो थेरेपिस्ट है या फिर जो सर्जन है वो क्या करेगा, अपने एक पैर को यहाँ पे लगा देगा। उसके बाद अपन इसका ट्रैक्शन वगैरह करा के इसका रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एक्जिला प्रेजेंट होते हैं ना इस जगह पे, वहाँ पर आएगा फुट, यहाँ पर यही बोल रहा है अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। तो हेड ऑफ द हुमरस लेवर्ड बैक इनटू पोजीशन यूजिंग द फुट एज द फुलक्रम। उसके बाद क्या है, तो इसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्यूबरोसिटी ऑफ फ्रैक्चर एंड एंटीरियर डिसलोकेशन जो हो रहा है ना उसका यूजुअली कम बैक टू इट्स पोजीशन, नीड नो स्पेशल ट्रीटमेंट। तो इन दोनों के अंदर अपन को स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती और अपन इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थी अपनी रिडक्शन की टेक्निक कि अपन किस तरह से
रिडक्शन कर सकते हैं। इस वाले में होंगे ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, उसके बाद अबडक्टेड करेंगे, उसके बाद इंटरनल रोटेशन करेंगे। ओके, फिर इसमें क्या होगा, जो ये पेशेंट है इसके एक्जिला पे फुट लगाकर इसका ट्रैक्शन देंगे, फिर इसको ठीक से सेट कर देंगे। तो ये होते हैं रिडक्शन। अब आते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के कॉम्प्लिकेशन। तो इसके कॉम्प्लिकेशन अपन को सबके दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक तो होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन, एक होता है लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली मतलब चोट लगने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है, और लेट मतलब ज़्यादा टाइम के बाद कौन से कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो फर्स्ट है अर्ली कॉम्प्लिकेशन। तो इसके अंदर क्या है, जो एक्सिलरी नर्व है ना उसकी इंजरी हो गई, तो उसके इंजरी होने के कारण पैरालिसिस हो सकता है डेल्टोइड मसल का। ओके, स्मॉल एरिया ऑफ द एनेस्थीसिया ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। तो जो डेल्टोइड मसल का जो पैरालिसिस हो गया है एक्सिलरी नर्व की इंजरी के कारण, तो ये होता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि मान लो जैसे पेशेंट गिरा तो उसके एक्सिलरी नर्व इंजर्ड हो गए, तो ये अपन को जल्दी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपन इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अपन आस्किंग द पेशेंट, ओके, पेशेंट से आस्क करेंगे ट्राई टू अपडेट द शोल्डर, कि आप अपने शोल्डर को अपडक्ट करो, और जिसमें ये इंजरी हुई है, ठीक है, और डिसलोकेशन हुआ है, तो वो अपना जो मूवमेंट है वो पूरा कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट भी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज जो उसको पेन रहेगा, जो डेल्टोइड मसल है ना वो भी वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टोइड का जो पैरालिसिस हो गया है, तो इस कारण से। तो ये होते हैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन। तो इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट भी है, अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करवा के इसको ट्रीट कर सकते हैं, या प्रोग्नोसिस इज गुड। ओके, तो बस ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है ना, ये जल्दी ट्रीट भी हो जाता है, अपन चाहे ना तो इसको जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो लेट कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो इसको ट्रीट करने में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिलता है। तो लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, कॉमनेस जॉइंट टू अंडरगो रिकरेंट डिसलोकेशन। क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट अपन ने देखा कि सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे स्केपुला है उसका एरिया कम है अटैचमेंट का, और जो हेड है वो बड़ा है, तो जल्दी डिसलोकेट हो जाता है। ये ज़्यादातर अपन को अडल्ट पेशेंट में देखने को मिलता है, अडल्ट पर्सन्स में, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं इस कारण से। तो इसके अंदर इसके कुछ कॉजेस हो सकते हैं कि एनाटोमिकल अनस्टेबल जॉइंट, अपन ने बोला एनाटोमिकल अनस्टेबल जॉइंट है क्योंकि ये हेड बड़ा है या स्केपुला का एरिया छोटा है। उसके बाद है अनएडिक्वेट हीलिंग आफ्टर फर्स्ट डिसलोकेशन। अगर उसको फर्स्ट डिसलोकेशन हुआ था तो उसके अंदर उसकी ठीक से हीलिंग नहीं हो पाई, ठीक है, और अगर फिर से उसको डिसलोकेशन हो गया है तो फिर वो ठीक से ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर है इनएडिक्वेट हीलिंग आफ्टर फर्स्ट डिसलोकेशन। अगर फर्स्ट डिसलोकेशन हुआ है तो उसके बाद जो इनएडिक्वेट हीलिंग हो गई, जिस कारण से अपन को लेट कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। मतलब डिसलोकेशन हो नहीं हुआ ठीक से तो उसके कारण कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद है एपिलेप्टिक पेशेंट। एपिलेप्टिक जो पेशेंट होता है ना उसके अंदर भी अपन को काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट, अनस्टेबिलिटी इज ट्रम्बलेसम, ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है ना, अपन ने देखा कि लेट कॉम्प्लिकेशंस है, तो अपन इसको कंजर्वेटिव मेथड से ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो अपन को इसके अंदर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसके अंदर कौन कौन से मतलब उसके बाद आते हैं ऑपरेशन कि अपन कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अपन को ऑपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे तो अपन को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, रेस्ट करवा सकते हैं, अपन ने पहले देखा था ना ट्रीटमेंट में अपन ने यहाँ पे देखा था कि रिडक्शन करवा देंगे, मोबिलाइजेशन करवा देंगे, शोल्डर एक्सरसाइज करवा देंगे, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अपन सिर्फ इनके नेम्स देखेंगे कि यहाँ पे फोर है ऑपरेशन जो करवा के अपन इसको कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। एक तो है पुट्टी प्लाट ऑपरेशन, यहाँ पर टीबी आएगा। उसके बाद है बेनकार्ड ऑपरेशन करवा के, उसके बाद ब्रेस्ट डाउन्स ऑपरेशन करवा के, उसके बाद आर्थोस्कोपिक बेनकार्ड रिपेयर करवा के। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे बेनकार्ड लीजन है और आर्थोस्कोपिक रिपेयर विथ एनकोड्स। ये जो एनकोड्स वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो ये काफ़ी डिमांडिंग वे रहती है। तो इस तरह से अपन ट्रीटमेंट करता है। ये था आर्थोस्कोपी का, आर्थोस्कोपी बेनकार्ड रिपेयर का। तो ये तो था स्कार ऑफ आर्थोस्कोपिक रिपेयर, ओके। और ये है ओपन रिपेयर का, क्योंकि ओपन रिपेयर में अपन को ज़्यादा कट देखने को मिलेंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि अपन को देख सकते हो आप, यहाँ पे अपन को ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर कट हुआ है। लेकिन आर्थोस्कोपी में क्या हो रहा है ना, अपन को ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे कोई कट लगा था, क्योंकि आर्थोस्कोपिक जो सर्जरी होती है ना उसके अंदर अपन को कट विजुअल होते हैं, जो कि अपन यहाँ पे सूचर्स वगैरह करते हैं ना वो।
तो सब ज़्यादातर ये करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी हील हो जाता है, जल्दी इसमें पेशेंट चल फिर पाता है। तो ये था डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। तो इसके अंदर अपन इसका मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने इसके टैप्स पढ़े थे। टैप्स पढ़ने के बाद अपन इसका डायग्नोसिस देखा कि आप इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट के बाद अपन ने देखा रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन की कौन सी टेक्निक होती है। उसके बाद अपन ने कॉम्प्लिकेशंस देखे और उसके अंदर ऑपरेशन के सिर्फ नाम देखे। तो इसके अपन ने 2 वीडियोस बनाई है, आप इसके पहले की वीडियोस पहले जाके देख सकते हो, इसके पहले जस्ट है। सो थैंक यू so much.